5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बड़ी उठापटक उसमें हुई है। आपने देख लिया होगा किस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस का जो किला था, जिसको लेकर ममता बनर्जी बहुत जद्दोजहद कर रही थी, वो टीएमसी का किला ढह चुका है। और कुल मिला के 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा का परचम लहराया है, असम, पुदुचेरी और वेस्ट बंगाल। साथ ही केरला में भी उलटफेर हुआ है और वामपंथियों का भी जो आखिरी किला था ढह गया है। वो वामपंथी जिन्होंने यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, जिनके 60-60 सांसद जीता करते थे, उनका भी एक तरह से जो वर्चस्व था, जो आखिरी किला था, वो ढहा। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक मुश्त बहुमत से, एक तरफा बहुमत से, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई है। साथ ही तमिलनाडु में भी द्रमुक यानी कि डीएमके जो पार्टी है, वहाँ स्टैलिन साहब जो मुख्यमंत्री थे, वो भी एक तरह से बड़ा बदलाव हुआ है। और वो पार्टी जो कुछ दिन पहले ही जिसका निर्माण हुआ, स्थापना हुई है, और एक बड़े चेहरे सिनेमा जगत के, वो वहाँ पर विजयी निकल कर आए हैं और बड़ा वोट उनको मिला है। इस सब के पीछे एक चर्चा ये भी है कि किस तरह से जो दलित वोटर हैं इन सभी राज्यों में, उनको दरकिनार लगातार किया जाता था, तो पार्टियों ने उनको भी साधने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी, भाजपा दोनों ही बाबा साहब के जरिए, अन्य महापुरुषों के जरिए दलितों को इन राज्यों में साध रहे थे, और सीधे तौर पे उसका फायदा उनको मिलता दिख रहा है। जहां पर टीएमसी की ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम वोट बहुत मजबूत स्थिति में था, वहां पर भी बीजेपी जीत के निकल के आई है, क्योंकि एक तरह से गैर मुस्लिम वोटर कंसोलिडेशन देखने को मिला है। इन सब के बीच में एक चर्चा कर लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि देश भर में सबसे अधिक राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जानी भी जाती है, और चुनाव कहीं का भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक बसपा अपने प्रत्याशी उतारती है। केवल पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर बसपा अमूमन सभी राज्यों में चुनाव मैदान में उतरती है। हालांकि ये बसपा का चुनाव नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नोटेबल पॉइंट हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये 27 है, 27 से पहले वाला साल है, यानी कि ये चुनावी साल बसपा के लिए कहा जा सकता है। और 2027 के जो विधानसभा चुनाव है, वो ज़्यादा महीने दूर अब बचे नहीं हैं, और बीएसपी की गतिविधियों को लेकर काफ़ी चिंता है। मोटे तौर पे आपको आंकड़ा बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल के अंदर बीएसपी को जो वोट का प्रतिशत मिला है, वो मिला है 0.18%, यानी कि लगभग 0.20% के आसपास कहा जा सकता है। कुल वोट जो उनको पड़े हैं वो हैं 1,17,166 कुल वोट बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पड़े हैं। और आपको मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हार जीत का बड़ा अंतर नहीं है। 40% यानी कि 41% तृणमूल कांग्रेस को, और बीजेपी को लगभग 46% के आसपास वोट पड़ा है। कांग्रेस पार्टी 2.97 बड़ा वोट लेकर गई है, 18 लाख से ज़्यादा का। और 27 लाख यहाँ पर दर्ज आपत्तियां थी नाम डिलीशन की एसआईआर के जरिए, कि 27 लाख वोटर जो थे उनका नाम हट गया था, वो उन्होंने अपील की थी। बहरहाल जो बी टीम का जो ठप्पा बीएसपी पे कई राज्यों में लगता है, क्या वो यहाँ कांग्रेस पार्टी पे नहीं लगना चाहिए? अब ट्वीट्स लगातार आ रही हैं राहुल गांधी जी की भी, और वो साथ खड़े नज़र आ रहे हैं ममता बनर्जी के। लेकिन क्या पहले से ही एक बड़ा संगठन बना के, बड़ा गठबंधन बना के, एक पूरा गुट तैयार करके, क्या ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? क्योंकि बाद में आप जो है वो एक तरह से आप सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन आपने तब नहीं समर्थन किया। केरला में स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई है और बीएसपी को 0.15% का वोट मिला है, 0.15% का वोट है। बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर भी 0.11% का वोट मिला है, जो कि 53,000 के आसपास बैठता है। और तमिलनाडु में जो नई पार्टी मैदान में उतरी है टीवी के, वो 34.35% वोट के साथ यहाँ पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा जो है उसके पास ही है, लेकिन सरकार जो है वो बन जाएगी। कांग्रेस का भी उनको समर्थन वहाँ प्राप्त होगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी को इस चुनावी साल में इन राज्यों के चुनाव लड़ने की ज़रूरत थी? यूँ तो अमूमन पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अन्य राज्यों में चुनाव लड़ती हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी निकाल के देखते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश में भी अन्य राज्यों की रजिस्टर्ड स्टेट पार्टी, अगर कभी इलेक्शन कमीशन के साइट से स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट निकाल के देखेंगे, तो आपको उसमें नेशनल पार्टीज, फिर स्टेट पार्टी का रिजल्ट मिलेगा, और फिर
अदर स्टेट की जो स्टेट पार्टीज रजिस्टर्ड, उनका रिजल्ट आपको वहां देखने को मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवसेना भी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारती है, एनसीपी भी अपने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारती है। और ऐसे ही अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर भी आप देखें तो एआईएमआईएम, जिसको बंगाल के अंदर कुछ भी वोट प्राप्त नहीं होता है, मात्र 0.9% वोट है। हालांकि उन्होंने ज़्यादा प्रत्याशी नहीं उतारे होंगे, कुछ ही एक आधी सीट पर प्रत्याशी होंगे। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी राजनीतिक दल कहीं से भी अपने प्रत्याशी, खासतौर से अगर वो राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो उतार सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखे जाएं तो ये लाभ हानि का, यानी कि नफ़ा नुकसान का सौदा है या नहीं, यानी कि नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि बसपा का ये चुनावी साल है। और दूसरी बात ये कि बसपा के पास काम करने वाले सीनियर नेताओं की कमी है। मैं कमी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कमी ना होती तो इतनी ज़्यादा उठापटक आपको आए दिन देखने को ना मिलती। बहन जी को आए दिन ही इस प्रदेश के प्रभारी को उस प्रदेश में लगाना पड़ता है और उन प्रभारियों को देश भर में जगह जगह घुमाया जाता है। इसके पीछे एक दिक्कत तो ये है कि स्थानीय लीडरशिप जो है उसको छूट नहीं मिल रही काम करने की, और ये बाध्यता, ये एक तरह का मैंडेट है कि उत्तर प्रदेश का ही प्रभारी किसी भी राज्य में जाके प्रभारी बनेगा और वही सर्वे सर्वा होगा, पार्टी का वही डिसीजन लेगा और चुनाव जो है उन प्रभारियों के नेतृत्व में ही होगा। राज्य की जो लीडरशिप है वो प्रदेश अध्यक्ष तक सीमित होती है। कई बार उनको स्टेट प्रभारी और एक अजीब सा नॉमेनक्लेचर है कि प्रदेश प्रभारी, केंद्र प्रभारी, कुछ क्लैरिटी जो है बड़े पैमाने पर है नहीं, और जनता को ये सब समझ में नहीं आता क्योंकि उनका नेता कब बदल गया, कब किस राज्य में किस प्रभारी को लगा दिया गया। ये एक तरह से जो रिसोर्स हैं, बसपा कहती है कि हमारे पास जो है संसाधन कम है, सही बात भी है। और पार्टियों के मुकाबले बसपा उतना ज़्यादा संसाधन लेके बैठी नहीं हुई है। और ऐसे में मेरा मानना है कि चुनावी साल में अब जो चुनाव हो गए सो हो गए, लेकिन आने वाले समय में अपने इन नेताओं को आपको उत्तर प्रदेश में ही लगाने का प्रयास करना चाहिए। क्या जयप्रकाश सिंह, जिनको निष्कासित कर दिया, क्या वो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट नहीं ला सकते? या अपना क्षेत्र, जब उनको आप एक मंडल या जिला देते, कुछ भी देते आप उनको, क्या वो वहाँ काम नहीं कर पाते? क्या धर्मवीर सिंह अशोक उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर पाएंगे? क्या राजा राम उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर पाएंगे? क्या अशोक सिद्धार्थ जी उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश के तमाम नेता, क्या रामजी गौतम जो कि दक्षिण के राज्यों में आए दिन लगा दिए जाते हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट नहीं ला पाएंगे? मैं इस चुनाव परिणाम को जो बसपा का है वो खराब सही के आकलन से मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बसपा के राज्य नहीं है। एक औपचारिकता के तौर पे बसपा ने वहाँ चुनाव लड़ लिया है, ना भी लड़ते तो कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन बसपा की एक कवायद राष्ट्रीय पार्टी के कुछ आंकड़े जुटाने की भी होती है। हालांकि उन आंकड़ों से बसपा का अब फायदा हो नहीं रहा, वो आंकड़े जुट नहीं पा रहे हैं। उस पर मैं अलग से चर्चा कर लूँगा कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बसपा का इंटैक्ट है, नहीं है, कब हट जाएगा, क्या कुछ होगा, और उसके मापदंड राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी क्या कुछ होते हैं, क्योंकि बसपा के आंकड़ों के लिहाज से स्थिति बेहद चिंताजनक है। लेकिन इन चुनाव परिणाम के बीच में हमें अगर आंकड़ों के हिसाब से विश्लेषण करें तो बसपा को हमें बिल्कुल भी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। और भी पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में उतरती हैं। शिवसेना भी यूपी में चुनाव मैदान में उतर जाती है, एनसीपी उतर जाती है, अन्य राज्यों की पार्टियां हैं, आसाम की पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लेती हैं, और अन्य राज्यों की पार्टियां, दक्षिण की पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ लेती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनके अपने राज्य में पकड़ होती है? शिवसेना जो भी उसके हिस्से हुए हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। एनसीपी के जो अलग अलग गुट बन गए हैं, जैसे शरद पवार गुट का आप उदाहरण ले लीजिए, एनसीपी जो एसपी है उसके पास भी सांसदों की संख्या है, वो मजबूत स्थिति में है, दिल्ली में उनके सांसद हैं, उनको बंगले मिले हुए हैं। बसपा को उत्तर प्रदेश की चिंता करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अन्य राज्य जो हैं वो बसपा की शाखाएं मात्र हैं और बसपा की जो जड़ है वो उत्तर प्रदेश ही है। और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो अपने बूते वहाँ पर काम करने में सक्षम हो। अंततः यूपी के ही कोऑर्डिनेटर्स को जाके वहाँ काम करना पड़ता है। या तो स्टेट लीडरशिप ऐसी पैदा करिए कि आप डिसेंट्रलाइज तरीके से उनके ऊपर भरोसा कर सकें और वो अपने राज्य को, राज्य के नेता पैदा होंगे, वो संभाल सके। राज्य के नेता पैदा नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। कारण चाहे कुछ भी रहे, वो ख़त्म हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। मसलन आरएस प्रवीण कुमार भी बसपा के साथ नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्या नहीं रहे? आप चाहे तो ठीकरा आरएस प्रवीण कुमार साहब के ऊपर भी फोड़ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि बसपा को अपने नेता बचाने होंगे। और आज के समय में जब बसपा निष्कासन बड़े पैमाने पर कर रही है, ऐसे में अगर 5-7 निष्कासन हो जाएं तो प्रभारियों की कमी पड़ जाएगी बसपा में, क्योंकि उस तरह से नए प्रभारी बनाए नहीं जा रहे
और उस तरह से नई भर्तियां जो होनी चाहिए व्यापक तौर पे, ना ही मैसिव स्केल पे नेशनल लेवल पे, ना ही नीचे के स्तर पे हो रही हैं। बस वही लोग पार्टी की तरफ भाग रहे हैं फिलहाल जो कि टिकटार्थी हैं। जिला पंचायत के चुनाव होंगे उसमें टिकटार्थी हैं, या फिर जो विधानसभा के लिए टिकट की लाइन में लगना चाहते हैं वही लोग पार्टी की तरफ दौड़ रहे हैं। इक्का दुक्का किसी किसी ज़िले में कुछ 10-20-50 नेताओं के अन्य पार्टियों से आगमन हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर खबर नहीं बन पाती है। बहरहाल चुनाव जो परिणाम है उस पर तो मैं आपका वो नहीं मांगूंगा कि आपका क्या मत है, क्योंकि बसपा का चुनाव वो था नहीं, हमें बसपा को उसमें कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो चुनाव थे ये ना भी अगर लड़ते आप, तो आपके बहुत सारा संसाधन, बहुत सारी मेहनत बच जाती, और उसको, जैसे आकाश आनंद जी की जगह जगह रैलियां हुई हैं, आकाश आनंद जी की रैलियों से वोट मिल जाएगा ऐसे राज्यों में नहीं है, लेकिन आप औपचारिकता तो पूरी करनी होती है। लेकिन यही आप अगर सोशल मीडिया को देखेंगे तो आप भांप लेंगे इस बात को कि जनता अब ये कह रही है कि आकाश आनंद की रैलियों को ताबड़तोड़ तरीके से पहले की तरह ही आप उत्तर प्रदेश में कब शुरू करेंगे। साथ ही जयप्रकाश जी को आपने बाहर निकाल दिया और कोई बड़ी गलती नज़र नहीं आ रही है। जयप्रकाश जी को भी चाहते तो आप उत्तर प्रदेश में लगा सकते थे। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए पार्टी से नेताओं को, बड़े बड़े पुराने 40-40 साल पुराने नेताओं को, मान्यवर साहब के समय के नेताओं को निष्कासित कर दिया जाता है, और वो फिर पार्टी में काम नहीं कर सकते। नेताओं की कमी है ही, और वैसे भी जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं उनको पूरे भारत के अंदर उनको बिखराया हुआ है, वो जगह जगह अपना राज्य देख रहे हैं, और उनका होम टाउन सभी लोगों का उत्तर प्रदेश में है अमूमन, और वो आए दिन आना जाना करते हैं। स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि प्रभारियों को, किसी को केरला के साथ हिमाचल प्रदेश दे देते हैं, तो किसी को केरला के साथ जम्मू कश्मीर दे देते हैं, और वो व्यक्ति जो है अपने निजी खर्चे से आना जाना ये सब चीज़ें करता रहता है। अगर वो सांसद हुआ तो ठीक है, उसको टिकट मिल सकते हैं, पूर्व सांसद को भी मिल सकते होंगे, लेकिन अगर वो नहीं है पूर्व सांसद या पूर्व एमएलसी, तो फिर वो अपने साधन संसाधन से ये आवागमन करता रहता है। आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूँ वैभव कुमार। इस पूरे विषय पे आपका क्या सोचना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक चुनौती आएगी। आपने देखा किस तरह से केवल मुस्लिम वोटों के बूते टीएमसी नहीं बच पाई, और जैसे ही जो अन्य वोट ने साथ छोड़ा उनका केवल 3% के ही मार्जिनल डिफरेंस से सीटों में बड़ा अंतर पड़ गया है। और एसआईआर का अपना मुद्दा तो है ही, उसको लेके सब लोग आवाज़ उठा रहे थे। जब बहन जी ने आवाज़ उठाई थी तब तो कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया, आज राहुल गांधी जो है उसको उठा रहे हैं उस आवाज़ को अकेले। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत रही है, और यही कांग्रेस पार्टी आज चाहे कितनी ही आपको समरसता की और आपसी मेल जोल की, और पार्टियों में जो एका है, जो इंडिया गठबंधन, जो उत्तर प्रदेश में तो दिख जाता है कभी कभी लेकिन अन्य राज्यों में नहीं दिखता, इसकी चाहे बात कर लें, लेकिन जब बात आती है कि किस तरह से ईवीएम के मुद्दे पर साथ आना है, तो बहुत सारी पार्टियां निकल के नहीं आती। बसपा का साथ देने वाली भी कम पार्टियां थी, और इसी कांग्रेस पार्टी ने बसपा की जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी उसकी नाक में दम किया था। नहीं तो इस गंगा एक्सप्रेसवे का, जिसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, शिलान्यास बहन जी ने किया था। जेवर एयरपोर्ट भी 5 साल में बनकर तैयार हो सकता था, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं करने दिया बसपा को। बहरहाल अलग से एक चर्चा भी करें कि दलित समाज को दरकिनार करना कैसे इन 3-4 राज्यों में इन पार्टियों को भारी पड़ा है, इस पर अलग से चर्चा की जाएगी। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।